नमस्कार, चौखंबा स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं गुणानंद जखपोला। आज हम करेंगे गाँव की बात। गाँव बसाओ और जीवन बचाओ। अभी हाल में ही पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टा खाल इलाके में कुछ बुद्धिजीवियों ने, कुछ ग्रामीणों ने और कुछ जो पर्यावरण के हितैषी हैं और जो चाहते हैं कि अब पहाड़ में जीवन बचे, वहाँ बसे, उनको लेकर एक जनसंवाद यात्रा शुरू की गई। और इस जनसंवाद यात्रा के सूत्रधार थे डॉक्टर प्रेम भावखंडी। आज डॉक्टर प्रेम भावखंडी जी हमारे साथ है। स्वागत है आपका। जी नमस्कार। भावखंडी जी, सबसे पहली बात तो ये है कि गांव वाली यात्रा पे आने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आप राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं और पिछले 25 वर्ष हम जो रजत जयंती समारोह मना रहे हैं, तो पिछले 25 वर्ष की जो राज्य की यात्रा है वो किस तरह से देखते हैं आप? निराशाजनक है। इनफैक्ट हमने उसी चीज़ को, जो आप में से सवाल पूछ रहे हैं, उसी को जानने के लिए यात्रा निकाली। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर बैठ के, देहरादून में बैठ के, बहुत सारे विशेषज्ञों को मैं आजकल देखता हूँ जो यहाँ से बाहर नहीं निकलते नहीं है और यहाँ पे ज्ञान पाल देते रहते हैं। तो मेरे को लगा कि 25 साल के बाद 9 तारीख को 25 साल हुए और 10 तारीख को हमने यात्रा शुरू करी। मैं पहले भी थिएटिकली जानता था कि ये निराशाजनक है। उसके इस 25 साल में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, वो जो जिसको हम कहते हैं द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ हिमालयन स्टेट, पर्वतीय राज्य की जो अवधारणा है, उसको नुकसान हुआ। वो पूरी तरह से खत्म हुए, ध्वस्त हुए, जिसके लिए राज्य बना था, जिसके लिए राज्य का आंदोलन हुआ था। दूसरा, इसमें जो राज्य का आंदोलन जिसका जो मौलिक है, मूल है, वो ये था कि हमें एक डेवलपमेंट मॉडल चाहिए था, एक ऐसा विकास का मॉडल चाहिए था जो जैविक हो, यहाँ के लिए हो, यहाँ की स्थितियों परिस्थितियों के लिए सूट करता हो। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जब राज्य बना तो यूपी का ही ये कार्बन कॉपी बन गया। मतलब वही नीतियाँ, वही प्रोग्राम, वही सारे के सारे डिजाइन उत्तराखंड में लागू किया, जिसके खिलाफ हमने आंदोलन किया था। उसको हम सेंट्रलाइज इकोनॉमी की बात करें या केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था जिसे कहते हैं, बिग इज बेस्ट जिसको कहते हैं, कि बड़ी बड़ी चीज़ें बनाने की बात की, शेड्यूल बना, बहुत सारी चीज़ें बनी। अब उस पर हम जाएंगे तो बहुत सारा कंट्रोवर्सी डेवलप हो जाती है आज के डेट में। पर नुकसान ये हुआ उसका कि हम जैविक जो डेवलपमेंट मॉडल है उसको बनाने में, मतलब जो राज्य की मूल अवधारणा थी जिसके लिए आंदोलन हुआ था, उस पे हम असफल हुए। उसकी वजह से अवधारणा समाप्त हुई। तो जो ये गांव बचाओ जीवन बचाओ अभियान जो शुरुआत हुई आपकी, तो उसका कारण क्या था और क्या उद्देश्य था? ये गांव बचाओ नहीं, गांव बसाओ। अगर आप पूरा का पूरा मध्य हिमालय का क्षेत्र देखें, खासकर उत्तराखंड का भी अगर हम देखें, टिहरी से लेके जोड़ दें प्रतापनगर, टिहरी से मिलाते हुए आप आगे अल्मोड़ा तक ले जाने, इस क्षेत्र को आप निरपानी का क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पानी नहीं है, यहाँ पानी की सख्त संकट है। और इस पानी न होने की वजह से ऊपरी हिमालय में तो थोड़ा बहुत कुछ है, निचले हिस्से में भी थोड़ा बहुत, तराई में भी कुछ है, लेकिन ये जो बीच का क्षेत्र है जिसमें पौड़ी का चौबट्टा खाल, एकेश्वर ब्लॉक से लेके प्रतापनगर ब्लॉक, टिहरी का ये बड़ा तहदीपपुरा का क्षेत्र पड़ता है, ये सारा का सारा निरपणी का क्षेत्र, यहाँ पानी की बहुत संकट है। हमको लगा कि इस क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी क्षेत्र में थी, सबसे ज्यादा माइग्रेशन इसी क्षेत्र से हुआ है, तो चलो इसको अध्ययन करते हैं। इसलिए हमने गांव बचाओ की बात नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें हमने गांव बसाओ का है। गांव बचाओ और बसाओ में फर्क ये है कि बनना और बिगड़ना एक सतत प्रक्रिया, एक प्राकृतिक क्रिया, जो आज बना है उसने कल ध्वस्त होना है, उसने खत्म होना है, उस पर बात नहीं कर रहे। हमारा फेस टारगेट वो लोग हैं जो 10-10 हजार, 15-15 हजार की नौकरियां बाहर कर रहे हैं, दिल्ली में और महानगरों में, बॉम्बे में, गुजरात में अपनी हड्डियां गला रहे हैं। वहाँ 10-15 हजार में क्या बचता है, आप खुद सोच लीजिए। वो मैंने एक आदमी से पूछा कि भाई आप क्या करते थे, उन्होंने कहा मैं 17 साल पंजाब में एक होटल में नौकरी करता था। मैंने कहा कितना घर भेजते थे? कह रहा 2-2.5 हजार रुपये। मैंने कहा आप क्यों नहीं गए? उसने कहा नहीं, अब मेरा बेटा गया है। यानी कि ये आदमी 18-19 साल की उम्र में गया था और लगभग 17 साल वहाँ रहा है, तो ये लगभग 40-42 साल का हो चुका है। और अब इसने अपनी जगह में अपना बेटा भेज दिया जो अगेन 19 साल का है कोरोना के बाद। तो क्या इसका पूरा जीवन इसी कुछ चक्र में फंसा रहेगा? कि ये चक्र चलता है, लड़का भी पलायन का भी, और डिस्ट्रेस माइग्रेशन, जहाँ वो भट्टी के आगे पहले इसने बर्तन धोए, अब उसका बेटा बर्तन धोएगा। उन 10-15 हजार कमाने वालों को टारगेट करने के लिए, उनकी समस्याएं समझने के लिए, वो क्यों जा रहे हैं यहाँ से और कैसे उनको बसाया जा सकता है। जब वो बसेंगे, तो मेरा कहना है कि जब वो बसेंगे तो उनका भी जीवन बचेगा,
और जब वो बसेंगे तो जो गांव में बुढ़े गांव रह गए ना, बूढ़े गांव रह गए। कुआला गांव में हम बैठक कर रहे थे, औसत उम्र 60 साल थी उस बैठक में। ज्यादातर गांव, पूरे गांव के अंदर ज्यादातर गांव की हालत 3 और 4 बुआरियां थी जो 30 साल से कम की थी। ज्यादातर गांव की स्थिति है सिर्फ बुजुर्ग बचे हुए, होपलेस हैं वो। उनको आप क्या कहेंगे कि बचा लो, क्या बचाना है? वो बेचारे सिर्फ इसमें इंतजार कर रहे हैं कि वो मरे तो सम्मानजनक उनकी चिता जल जाए, इससे ज्यादा उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट मेरा इन लोगों में है जो ये 20-22 साल से लेके 35-40 साल के लोग जा रहे हैं और 10-10, 15-15 हजार में किसी भट्टी के आगे अपनी हड्डियां गला रहे हैं। उनको हमारा निवेदन है कि वो वापस आए, उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। हाँ, तो वही रोजगार का जो सवाल है, तो वो तो बुनियादी सवाल है। अगर रोजगार होता तो पहाड़ों से शायद पलायन भी नहीं होता। बड़ा कारण है डिस्ट्रेस माइग्रेशन का, बड़ा कारण रोजगार है। रोजगार के अलावा कोई होप नहीं दिखाई दे रही। मतलब जो सरकारी, एक बार मैं, बहुत पुरानी बात है, जब मैं राज्यसभा में जॉब करता था तो मैं मध्य प्रदेश में एक शूटिंग कर रहा था, एक प्रोग्राम के लिए डिजाइन शूट कर रहा था। तो उस आदमी ने, जो ट्राइबल था, उसने एक बात बोली, साहब जो पढ़ा लिखा है वो उतना ही चोर है। तो ये बात मैंने कैप्चर कर ली। अब वो बाद में उसने माफी मांगी कि नहीं मेरे से गलती से बोला, लेकिन फैक्ट वही था कि यहाँ पर क्या हुआ है कि जितने सरकारी अधिकारी जा रहे हैं वो अपने अपनी तरीके से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैं भी धार की बिना गांव में गया, पिछली बार मुख्यमंत्री का वहां दौरा हुआ था और गांव के औरतों से कहा गया कि आप यहाँ पर हल्दी और मसाले पीस के लाइए। वो कह रही हम रात भर पीसते रहे और वहाँ एक पैकेट नहीं बिका। अब वो क्या करेंगे उस हल्दी का? अगर 20 किलो हल्दी पीस दिया उन्होंने तो कहाँ बिकेगी? वही कह रही महिलाएं कि हमको कहा गया कि अचार बनाओ और हमारा अचार किसी ने खरीदा नहीं। विपणन की कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है, मार्केटिंग की। वहीं उसी गांव की महिलाएं कह रही हैं कि हमसे कहा गया कि ये लेमन ग्रास लगाओ, हमने लगाया, तेल निकाल के रखा हुआ है, वो इतना सस्ता खरीद रहे हैं कि उसका पर्दा नहीं खा रहा है हमें। हमारी दिहाड़ी वाड़ी मिला ली जाए कि ये जो यहाँ पे पुष्प, ये जो ये वाला पादप केंद्र है, सुगंधित पुष्प वाला, सुगंधित, वो और आजीविका मिशन भी ये सारे के सारे हो क्या रहा है कि यहाँ से योजनाएं ले जा रहे हैं और फैक्ट है वहां जाके उस योजनाओं का कुछ लाभ लोगों को मिल नहीं रहा है। तो एक तो बड़ा कारण वो है पलायन का। तो पलायन के कारणों में पानी है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, पानी की कमी, औरतों के जो संघर्ष हैं उसकी कमी, वन्य जीवों का जो हमला है वो एक बड़ा कारण है, उससे हम कुछ नहीं कर पा रहे। और सरकार की ओवरऑल व्यवस्था, स्कूल में बच्चे कम हो गए, उन बच्चों को ये जानने का प्रयास सरकार ने अभी तक कोई एजेंसी नहीं हायर की है, कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया कि ये जाने, कोई सर्वे नहीं, कोई 1600 स्कूल बंद हो गए हैं तो क्यों बंद हुए? सरकार का एक ही इंटरेस्ट है, बंद कर दो। अच्छा, लोगों के बीच में उन्होंने ये कह दिया है कि जी इसमें प्रॉफिट नहीं है। मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है संविधान के हिसाब से। भारत किसी बढ़िया की दुकान नहीं है जो प्रॉफिट और लॉस देखे। बच्चा 1 हो चाहे 100 हो, उसके लिए स्कूल खुलना चाहिए। अब वो स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। यहाँ पर 2 चीजें निकल के आई मजेदार स्कूलों को लेकर। अब चूंकि बात शुरू हुई है तो मैं बताऊं, एक डिग्री कॉलेज में हम गए चौबट्टा काल में, मैंने कुछ कार्यक्रम था, उनका कहना है कि साहब बच्चे तो आते ही नहीं है। सतपुली डिग्री कॉलेज में मैं गया तो बच्चे 11 बजे बच्चों को जाना है। तो मैंने जब जानने की, मैं समाजशास्त्री होने के नाते जानने की कोशिश करी कि ऐसा क्या है कि बच्चों को 11 बजे जाना है। तो ज्यादातर बच्चों को कहना था कि हम 8:30 बजे सतपुली बाजार में आ जाते हैं और कॉलेज लगता है 9, 9:30 बजे, 10 बजे, और 10 बजे से 11 बजे के बीच में, क्योंकि 11 बजे वापिस वो गाड़ियां जो कोटद्वार से आ रही हैं उनको गांव वापस जाना है, तो हमको जाना है। अब हम रुक नहीं सकते, आप समझ मेरी बात? तो ये जो पूरा का पूरा कॉलेज सिस्टम है वो गाड़ियों पे है। मैंने एक कार्यक्रम कराने की कोशिश करी एक डिग्री कॉलेज में, बच्चे नहीं है। प्रिंसिपल ने कहा कि साहब देखेंगे बच्चे आएंगे तो, मतलब प्रिंसिपल वहाँ इंतजार कर रहा है, बच्चे आएंगे नहीं आएंगे। तो मैंने वहाँ की छात्र संघ अध्यक्ष से पूछा लड़की से कि भाई क्यों नहीं आते बच्चे? उसने कहा सर 150 से 200 रुपये रोज का किराया लगता है, और पार्वतीय क्षेत्र के अंदर जो कॉलेजेस हैं उनमें ज्यादातर लड़कियां बची हुई हैं, लड़कियां ही हैं, और उन लड़कियों के लिए माँ बाप को उनको पढ़ा नहीं रहे। वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं कि उनकी शादी की उम्र हो और वो लड़का वो भी भागने की तलाश में। तो ऐसे में मेरा सुझाव 2 सुझाव हैं। एक सुझाव यह है कि प्राथमिक विद्यालयों को खुले रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, और उसके लिए इंसेंटिव दिया जाना चाहिए उन लोगों को जो स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्योंकि जो पहाड़ से बहुत सारी बुआरियों से आप बात करो, बहुत सारी औरतों से बात करो, क्यों गए बच्चों को पढ़ाने के लिए? फिर पूछो दिल्ली में कहाँ पढ़ा रहे हो, महानगर में कहाँ पढ़, वही सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे, वही खोड़ा के स्कूल में पढ़ा रहे, उससे बेहतर है गाँव के स्कूल में पढ़ाओ। तो उसके लिए अगर इंसेंटिव दिया जाए, और दिया जाना चाहिए, कोई बहुत बड़ी रकम की बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम 100 रुपया पर
हाजिरी के हिसाब से दिया जाना चाहिए, यानी कि 1,500 से 2,000 रुपये कम से कम स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए प्रत्येक बच्चे को जो सरकारी स्कूल में पढ़े। जी। डिग्री कॉलेज के अंदर कम से कम 200 रुपये 250 रुपये प्रति बच्चे को प्रति हाजिरी दिया जाना चाहिए। एक दिन आया है वो 200-250 रुपये से दिया जाए, ताकि अगर वो 25 दिन आता है तो कम से कम उसकी जेब में 5,000 है। 5,000 आने से 2 फायदे होंगे। एक फायदा ये होगा कि जो बच्चे दूर से आ रहे हैं और आने जाने में उनका समय खर्च हो जाए, जंगली जानवरों का खतरा है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे पास जो फोर्स आ रही है, जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, वो मतलब उनको कुछ आता नहीं है, हाँ, अधकचरा में कॉलेज जा ही नहीं रहे तो कहाँ से पढ़ेंगे। ऐसे बच्चे हो सकता है फिर चौबट्टा खाल का डिग्री कॉलेज है, सतपुली का डिग्री कॉलेज है, उसके आसपास कमरे लेकर रहेंगे। जब उनकी जेब में 5,000 रुपये महीना आ रहा होगा तो कमरे लेकर रह लेंगे और फिर वो पढ़ लेंगे, फिर वो तैयारियां कर लेंगे। नहीं तो जो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं ना कि बाहर के लोग हमारे यहाँ वो भी बन रहे हैं, पोस्टमैन भी बन रहे हैं, वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि बाहर शायद पढ़ाई होती है, हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही तो बच्चे निकल नहीं पा रहे, फिर आप लड़ते रहो मूल निवास की भू कानून की लड़ाई। तो कम से कम 200 रुपया 250 रुपया प्रति बच्चे को हाजिरी के ऊपर, कि वो 4 घंटे कॉलेज में है, बायोमेट्रिक हो, सुबह बायोमेट्रिक हो, शाम को बायोमेट्रिक हो, और बायोमेट्रिक के आधार पर सुबह 200-250 रुपये डिग्री कॉलेज में, और प्राथमिक विद्यालय में सुबह और शाम। चूंकि प्राथमिक विद्यालय में बच्चा स्कूल आ गया तो भागेगा नहीं, 100 रुपये तो उसको देना चाहिए, और डिग्री कॉलेज में बच्चा भाग जाता है, इसलिए उसके दोनों बार चेक। प्राथमिक में ये भी है कि गांव नजदीक है, तो उससे एक फायदा ये होगा कि जब बच्चों को आप 1,000-1,500 दे रहे होंगे तो बहुत सारी माएँ जो बच्चों को लेकर बाहर गई हैं, खोड़ा ओड़ा में रह रही हैं, दिल्ली के खिचड़ीपुर में रह रही हैं, कष्ट में रह रही हैं, संभवतः वो ये सोच के यहाँ आ जाएंगी कि 2 बच्चों को 5,000 मिल रहे हैं, 4-5 रुपये की मैंने मनरेगा की दिहाड़ी कर ली, घर में कुछ कर लिया, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, सस्ते राशन में घर आराम से चल जाएगा। और अगर पिता भी वहाँ कुछ कर ले तो कुल मिला के 10-15 हज़ार में गुजारा चल जाएगा, अच्छे से जीवन जी। बिल्कुल। और अपने गाँव जी। अच्छा, जिस इलाके में आपने जन संवाद यात्रा की है, वहाँ जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है एक बहुत बड़ा इशू है। गुलदार ने अभी 2-3 लोगों पे पिछले ही हफ्ते हमला किया है, तो इस संबंध में एक समस्या कितनी जटिल है और इसका समाधान क्या है? बहुत जटिल समस्या है, समाधान आसान है, बहुत कठिन नहीं है, जटिल समस्या है। जटिल समस्या ये है कि जो सरकार का आंकड़ा बता रहा है ना, वो बहुत कम बता रहा है, लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे या सरकार उसको रिपोर्ट को दर्ज नहीं कर रही, दोनों चीजें हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि हमने 10 तारीख से 16 तारीख के बीच की यात्रा निकाली, इस बीच में 4 घटनाएं हुई उसी क्षेत्र में। बगड़ी गार्ड में उस दिन हमारे नाइट स्टे था, जिस दिन वहाँ उस महिला को बाघ ने खाया। हाँ, निवाला बना हम घड़ियाल गांव में गए, एक दिन पहले वो महिला हमारी मीटिंग में थी, अगले दिन उस पर अटैक कर दिया बाघ ने, गुलदार ने। उससे पहले हम एक अलखेतु गांव है मेरे गांव के बिल्कुल सामने, वहाँ एक महिला को घायल कर दिया। एक बच्ची को कुछ दिन पहले सिरकोट में ले गया। इसी यात्रा के दौरान में मेवा गांव में किसी की गाय को, बछड़े को उठा के ले गया। उसी बगड़ी गांव में जानवरों का तो बहुत ज्यादा, जानवरों का रोज हो रहा है एक बार। बिल्कुल। लेकिन अगर आप देखें इसका जो सॉल्यूशन आप करें, 2 सॉल्यूशन इसके नजर आए। एक तो ये है कि सड़क के आप दोनों तरफ देखेंगे, अगर आप सतपुली से निकल जाइए और संगला कोठी के बीच में सड़क को इंक्रोच कर रखा है लेंटाना की झाड़ियों ने। लेंटाना की झाड़ियां सड़क में आ गई हैं। अगर सड़क में आप कोई व्यक्ति एक छोटा सा पान का दुकान, चाय की दुकान खोलना चाहे तो पीडब्ल्यूडी वाले उसका तोड़ने के लिए आ जाते हैं, वन विभाग तोड़ने के लिए आ जाता है। वन विभाग इस इंक्रोचमेंट को खत्म क्यों नहीं कर रहा, पीडब्ल्यूडी इस इंक्रोचमेंट खत्म क्यों नहीं कर रहा? मेरा सुझाव है कि पीडब्ल्यूडी को स्पेशल पैसा दिया जाना चाहिए इस काम के लिए कि वो सड़क से कम 10-10 मीटर दोनों तरफ झाड़ियां क्लीन करें। तो अच्छा, मतलब जो लटक रही हैं 10-10 मीटर 10-10 मीटर, ताकि अगर लेपर्ड आ रहा है वो छुपा न रहे, दिख जाएगा दूर से, आप सतर्क हो सकते हैं। पहली बात। एक सुझाव मैंने अभी कुछ दिन पहले इसको लेकर एक वीडियो भी अपलोड किया था कि ये जो यात्री शेड बना रखे हैं वो निर्जन क्षेत्रों में बना रखे हैं, उस पर दोनों तरफ खुला है, तीनों तरफ खुला है, लोग आके ये मान के चला जाए कि बारिश और धूप से बचेंगे। मैं कह रहा हूँ उस पर दोनों तरफ जाली लगा दो, फ्रंट में एक जाली का गेट लगा दो। अभी कल ही है नरसिया में, मैंने संगला कोठी से आगे नरसिया में मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो के बाद मैं कल ही परसों देखा कि बाघ वहां पे घूम रहा है। अगर आप वहां पर हैं क्या करेंगे? तो अगर वो यात्री शेड आपके लिए है तो आप कम से कम उसके अंदर घुस तो सकते हैं, और उसको लॉक कर सकते हैं, अंदर से अंदर बैठ सकते हैं। बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, एक तो ये किया जाना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गांव के आसपास जितनी झाड़ियां हैं, गांव के अंदर भी आप देखिए कि मैंने कहा ना कि बुढ़ियाई गांव है, 60+ के लोग हैं, किसके पास समय और किसके पास एनर्जी है कि वो झाड़ियां काट सके? तो सरकार को प्राथमिकता के आधार पर मनरेगा को जोड़ते हुए इन झाड़ियों को क्लीन करना चाहिए। खेतों और 3 झाड़ियां हैं, लेंटाना, पार्थेनियम जिसको गाजर घास कहते हैं, और तीसरा है काला बांस। इन तीनों ने, ये तीनों की भारी प्रजातियां हैं, इन तीनों ने हमारी लोकल बायोडाइवर्सिटी को खराब कर रखा है। ये तीनों की तीनों हमारा नुकसान कर रही हैं। तो बायोडाइवर्सिटी के एंगल से भी इन तीनों झाड़ियों को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। ये सारा का सारा प्रजनन का क्षेत्र है इन जंगली जानवरों का।
हाँ, मतलब जो वन विभाग किसी पे हमला होने के बाद, किसी को निवाला बनाने के बाद जो मुआवजा देता है वो पहले कर दिया प्रिकॉशन जाए। में खर्च कर देना। बिल्कुल 10 लाख रुपए देने की बात कर, अगर 10 लाख रुपए 10 किलोमीटर के अंदर खर्च कर दें, इनको झाड़ियों को काटने हैं, और जी। कितनी बार काटना है, करना है, साल में 1 बार 2 बार काटने से काम चल जाएंगे। बिल्कुल। और ये क्योंकि इन्वेसिव बाहरी प्रजातियां हैं तो ये वैसे भी खतरनाक है, वीड है, इनको तो खत्म किया जाना चाहिए। हाँ, एक तो ये इशू। दूसरा इशू है कि बड़े पैमाने पर पहाड़ में चूंकि गांव खाली हो गए हैं, खंडर मकान है, वो खंडर मकान भी जंगली जानवरों के छुपने के अड्डे बने हुए हैं। छुपने के अड्डे बने। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर उन्होंने बना रखे हैं। मैंने गडरी गांव में देखा, एक उन्होंने वो जो पहले बाथरूम नहीं बनाए थे, शौचालय, ना शौचालय नहीं, ये जो प्रसूति महिलाओं के लिए, प्रसूति महिलाओं के, वो पूरी तरह से घिरा पड़ा है। उसके अंदर तो पक्की बात है बाघ होगा, जंगली सुअर उसके अंदर बच्चे देता होगा, प्रसूति तो वहां जाती नहीं है क्योंकि अब सब घर में अब तो या तो इंस्टीट्यूशनल हो रही ये है। तोड़े जाने चाहिए सारे ये सारे तोड़े जाने चाहिए, या उनको रिपेयर करके बंद किया जाना चाहिए, उनको किसी और काम में यूज किया जाना है, चाहे वो पुराने घर है चाहे ये घर है। तो और एक चौथा और लास्ट, वन पंचायतें। अगर आपने ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना है तो वन पंचायतों को स्वायत्त किया जाना चाहिए। अभी वो अननेसेसरी वन विभाग ने अपने कब्जे में ला रखे हैं। वन विभाग 1931 का जो वन पंचायतों का जो कानून है, जो लगभग 12,000 ग्राम 12,665 के आसपास, जी जी, उन वन पंचायतों को अनाधिकृत कब्जा कर रखा है वन विभाग ने। वो अपना वन तो उनसे संभल नहीं रहा है, अपने वन की तो हालत बहुत बुरी हालत है, और उनको भी कब्जा कर रखा है। तो ये स्वायत्त किए जाने चाहिए और वन पंचायतों को सशक्त किया जाना चाहिए कि अपने क्षेत्र के अंदर वो झाड़ियां काटें, अपने क्षेत्र के अंदर ऐसे पौधे लगाएं, ऐसी चीजें लगाएं ताकि जंगली जानवर अंदर ही रहे, बाहर ना आए। अब जो मूल जो शुरुआत की थी आपने कि जो जल संकट है, जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं और वो सूख रहे हैं, तो उनको रिवाइव करने के लिए क्या किया जाए और क्या स्थिति है वहाँ उस इलाके में? पानी पूरा सूख चुका है। इसकी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नीति आयोग की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार ये पूरा हिंदू कुश हिमालय में 60% सूख चुके हैं। बड़ा कारण उसका ये है कि खेत बंजर है, लैंटाना उग गया है, लैंटाना के नीचे पानी जाता नहीं है, बंजर खेतों के अंदर पानी जाता नहीं है। खेतों पे हल चलाया जाए, खेतों पे हल चलेगा, जमीन में पानी जाएगा, जमीन में पानी जाएगा, वो पानी कहीं ना कहीं निकलेगा, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाए। रिचार्ज करने का तरीका ये है कि जो मैं पहले भी कह रहा हूँ, ये जो किसान सम्मान निधि मिल रही है ना, अभी 2,000 रुपए लोगों को मिलती है, उनमें से कितने लोग यहाँ के एक्चुअली गाँव में रहते हैं, जरा पता किया जाए। दिल्ली बॉम्बे में रहने वाले लोग 2,000 रुपए ले रहे हैं, जिन्होंने अपने खेत को देखा भी नहीं है, सिर्फ उनको पैसे मिल रहे हैं। उनको बंद किया जाए, ये किसान निधि बंद की जाए और सीधे उनको पैसा दिया जाए जो खेत में हल चलाते हैं, जो खेत में हल चला रहे हैं। मैं खेती भी इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि जैसे आप खेती शब्द कहेंगे तो लोग कहेंगे कि जी खेत में कुछ उग नहीं रहा, जंगली जानवर खा जाते हैं। मैं कह रहा हूँ सिर्फ खेत पे हल चलाने का पैसा दिया जाना चाहिए, और ताकि एक तो झाड़ियाँ खत्म होगी, पानी नीचे जाएगा। और हम हमेशा ये बोलते हैं कि ये जो किसान, वैसे तो पूरी दुनिया में किसान कहीं भी प्रॉफिटेबल धंधा नहीं है, लेकिन पर्वतीय किसान में तो प्रॉफिटेबल धंधा नहीं है, उनको तो बहुत सारी समस्या है। उसको तो इकोलॉजिकल सर्विस, पारिस्थितिकी सेवा मानते हुए उनको पैसा दिया जाना चाहिए। तो जब आप पैसा देंगे, बेरोजगारों को पैसा देंगे कि वो खेत में हल चलाएं, उपज हो जाए तो उसको अपने घर ले जा लें, न हो जंगली जानवर खा जाएं, उसको बावरे तो चिड़िया उड़िया खा जाएं, तो भी उनको पैसे दिया जाना चाहिए। जब ये खत्म होगा तो जमीन में पैसा पानी जाएगा। एक और चीज, जो वन विभाग है, जो चूंकि पानी रिचार्ज की बात करें, मैं वन विभाग को हमेशा कहता हूं कि वन विभाग एक बीमार विभाग है। अंग्रेजों के जमाने 1855 के पास जब ये बनना शुरू हुआ है तो एक बीमार विभाग है। इसके वन 4 तरह की बीमारियां मेरे को नजर आती है। किसी को भी आप अगर कहेंगे कि वो स्वस्थ है तो स्वास्थ्य के कुछ इंडिकेटर्स होंगे, वैसे बीमारी के कुछ इंडिकेटर है। इतना बड़ा विभाग है, इतने सारे अधिकारी हैं। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, इनका वाइल्ड लाइफ अगर वहां अंदर इनका जंगल स्वस्थ होता, उसके अंदर छोटे जंगली जानवर भी होते, उसके अंदर खाने के लिए भोजन भी होता, तो छोटे जानवर होते तो बड़े जानवर उनके आसपास रहते, तो वो गांव में ना आते। तो एक तो अस्वस्थ का कारण है। लगातार फायर हो रही है, हर साल वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसका मतलब अस्वस्थ है, तभी तो, नहीं तो मॉइस्चर नहीं है अंदर, तो वनाग्नि की घटनाएं हो रही हैं। तीसरी बात है कि वहां से जल धाराएं नहीं फूट रही हैं। अगर जंगल है तो जलधाराएं फूटनी चाहिए थी, इसका मतलब जंगल अस्वस्थ है। तो जंगल के अंदर को स्वस्थ करने के लिए चाहे उसके अंदर ट्रेंचेज खोदी जाए, चाहे उसके अंदर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाए, जो पुरानी चाल खाल है उनको जीवित किया जाए, फायर लाइन बनाई जाए, ये बनाना जरूरी है। और जो चौथा इंडिकेटर है वो ये है कि इतना बड़ा विभाग है, 71% भूमि हमारी उसके पास है, रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है,
एम्प्लॉयमेंट, लोकल आदमी के लिए एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट कर रहा है? एम्प्लॉयमेंट तो है ही नहीं, कुछ नहीं है। जो तो वन उपज है वो भी चोरी हो जाती है, चोरी हो जा रही है, या बिल्कुल वो निकल भी नहीं रही, उसको वहीं का वहीं दफन हो जा रही है। तो वन विभाग को कहीं ना कहीं अपना रिव्यू करना चाहिए, और उसके आधार पर अगर ये अपने वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं, या उन्हीं को जो पुराने उनको रिवाइव करें, और जंगलों में उस तरह के प्रजातियों का रोपण किया जाए, तो पानी बचेगा। जमीन में पानी आएगा तो नदी बचेगी, नदी में पानी आएगा तो गंगा बचेगी, और गंगा का जो स्वच्छता के लिए और जो इसके लिए वो जा रहा है पैसा, वो कहीं ना कहीं इसमें इस्तेमाल होना। अच्छा बहुगुंडी जी, इसी उसमें ये कि इस गांव बसाओ जीवन बचाओ अभियान से पहले आपने नयार नदी पे भी एक अभियान चलाया था। तो नयार जो पश्चिमी और पूर्वी जो दोनों नयार हैं, उनकी क्या स्थिति है? और उस पे तो बांध भी बनाया जा रहा है। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र रावत जी, जो हरिद्वार सांसद है, उनके गांव के ठीक नीचे। तो आपको क्या लगता है कि बांध लायक वहाँ तो ऑलरेडी पहले 2 पश्चिमी नयार पे तो शायद 2 बांध है, और ये कितना इतना पानी है? सवाल पानी का भी नहीं है, सवाल बांध के होने का है, क्यों बनाया जा रहा है। हमारी पूरी सरकार इस बात पर चल रही है कि शायद पर्यटन, पता नहीं कितना, अगर पर्यटन का आप डाटा देखें तो पर्यटन से हमको रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है और इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है। 80-90 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें संभवतः इस बांध में आ रहा है। इसकी इकोलॉजी पर मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। एक व्यक्ति मुझसे कह रहा था कि जी भाखड़ा नागल बांध भी तो बना है। उस व्यक्ति को मैंने कहा कि भाखड़ा नागल बांध मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, उससे बिजली बनती है, उससे पेयजल आता है, उससे सिंचाई का जल आता है। वो पर्यटन के लिए नहीं बनाया हुआ। पर्यटन उसमें चौथा है कि अगर लोग जाएं तो बांध भी देख लें, लेकिन मुख्यतः उसका है कि बिजली बनाती है, सिंचाई के लिए जल जाता है और पेयजल के लिए जाता है। ये जो सतपुली में जो झील बन रही है, उसको कहा जा रहा है कि सिर्फ पर्यटन के लिए होगी। आज सॉरी, भाखड़ा नागल का चौथा भी एक है, बाढ़ राहत भी है, 4 हरियाणा तक कवर। 5वां बचता है, एक वो बचता है पर्यटन, तो वो लास्ट है। हमारे यहाँ इससे बाढ़ राहत कुछ नहीं होने वाली, कुछ भी क्योंकि उसके बाद तो सीधे गंगा आ जाती है, तो उसमें कोई बाढ़ राहत नहीं है। इससे बिजली नहीं बनाई जा रही है, इसमें से पेयजल नहीं जा रहा है, इसमें से सिंचाई जल नहीं जा रहा है। तो फिर ये किस लिए बनाई जा रही है? पर्यटन के नाम पर कुछ लोग बोट चलाएंगे, उसके लिए 60-70 करीब मेरे ख्याल से 90 करोड़ का 90 करोड़। अभी 90 करोड़ के प्रोजेक्ट का जरा कोई इसका एनालिसिस करे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करे और बताए कि 90 करोड़ कितने सालों में वापस आएंगे। यही 90 करोड़ अगर इस क्षेत्र के अंदर बागवानी में इस्तेमाल कर दिए जाते, यही 90 करोड़ अगर किसी और काम में इस्तेमाल कर दिए जाते, मेरे ख्याल से वहाँ रोहू और महासीर होता है, तो अगर महासीर तो इससे खतरे में जाएगी, क्योंकि महासीर का जो गोल्डन महासीर है वो गंगा से इस क्षेत्र में ब्यास घाट के आसपास प्रजनन के लिए आती है। और इतना सारा यहाँ जो अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इससे उसको तो नुकसान होगा, क्योंकि मछली हमेशा ऊपर की तरफ तैरती है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर वो बांध नहीं होता और ये पैसा मत्स्य केंद्रों को दे दिया जाता है, वहाँ के मतलब ग्रामीणों को ये सुविधा होती कि भाई आप मत्स्य, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। वो होता बांघाट से लेके और ब्यास घाट के बीच का जो क्षेत्र है, जिसमें इतने बढ़िया तरीके से कीनू के उगने की संभावनाएं हैं, उस पर लग जाता। या ये बांध बना भी दिया था, इसी बांध से कहते हैं कि हम पानी लिफ्ट करेंगे एकेश्वर के अंदर, पानी लिफ्ट करेंगे ये जो गुमखाल के आसपास, पानी लिफ्ट करेंगे हम ऊपर के क्षेत्रों में जहाँ पोखड़ा ओखड़ा जो निर्पणी का क्षेत्र है, तो भी मैं मान लेता, क्योंकि ये पानी ऊपर जाएगा तो आता तो उसने वापस आई, और लोग वहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं, संभव होता है वहाँ के एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता, वो नहीं हो रहा है। तीसरी बात जो हमने इस पूरी यात्रा के तहत, जिसकी हम नयार वाली यात्रा की बात करें, उसी से हमारे दिमाग में गांव वाली यात्रा आई कि जब नयार वाली यात्रा में हमने देखा कि ठीक है उधर थोड़ा बहुत ऊपरी क्षेत्र में तो फिर भी ठीक है स्थिति, लेकिन जैसे जैसे नीचे आए वैसे वैसे, क्योंकि कोई भी नदी एक स्रोत से तो आती नहीं है, उसमें तो हजारों स्रोत मिलते हैं, इकाई से दहाई, दहाई से सैकड़ा मिलते हैं। वो जो इकाई से दहाई है वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो सैकड़ा और हजार मिलने चाहिए थे, वहां से पानी लगातार कम हो रहा है। और यही वजह से कि नयार में पानी कम हो रहा है, जो कि खतरे की घंटी है। मछलाड़ है, मछलाड़ सूख जाती है, मछलाड़ में पानी नहीं है, वो इम्पोर्टेंट उसकी एक्टिविटी है। वहाँ बांध सुरक्षा कार्य हो रहे हैं, वहाँ हो रहे बांध सुरक्षा कार्य, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, बांध सुरक्षा कार्य हो रहे हैं। ऊपरी क्षेत्रों में कहीं प्लांटेशन नहीं हो रहा है, पानी का कोई रोकने का कोई तरीका नहीं हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत वो झील बहुत बेनिफिशियल है। वो झील एक मामले में बेनिफिशियल हो सकती है कि अगर वो पानी लिफ्ट किया जाए। लिफ्टिंग को लेकर जहां तक सवाल है, अगेन वही वाली प्रश्न है कि पूर्वी नयार में कई जगह से पानी लिफ्ट हो रहा है, और मैंने गांव वालों को इस बार बोला कि आप सबका जो अपना पानी था उसको तो आपने खत्म कर दिया, अब आप पानी कौन सा पी रहे हो? इंपोर्टेड वाटर, दूसरी जगह से आयातित पानी। अरे तुम्हारा पानी कहाँ गया? इसलिए इस यात्रा में मैंने औरतों से पूछा कि भाई वो
जो धारा और पंदेरा जिसमें आपने पहली बार जब इस गांव में कदम रखा था, ससुराल में कदम रखा था, जहां से आपने गृहस्थी बचाई थी, उसकी पूजा की, वो आज कहाँ है, किस स्थिति में, जरा एक बार जाके देखो तो उस पर कुछ किया जाना चाहिए। तो पानी की स्थिति बहुत दयनीय है। पानी को बचाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मैंने आपको बता दिया, पूरी तरह से असफल। मुझे हमेशा लगता है कि डिपार्टमेंट पूरी तरह असफल है, और चूंकि इसीलिए वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ रहा है। अगर ये सफल होता तो इनके जानवर अंदर ही रहते, फिर ये बाहर क्यों आ रहे हैं? और अब इनको करना ये चाहिए कि बड़े पैमाने पर युद्ध स्तर पर ये 3 झाड़ियां, लैंटाना, पार्थेनियम और काजर घास के अलावा खड़ी कुकाट श्रेणी में आता है, उनको काटने की व्यवस्था करनी चाहिए अगर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करना है। एक और, जैसे आप कह रहे हैं कि उन गाँव में 60+, मतलब एवरेज 60 और 60+ है, तो एक हेल्थ बड़ा इशू है। तो इस दौरान क्या महसूस किया कि चौबट्टा खाल में, नौगा खाल में, या सतपुली में, या बीच में पार्टीसेंट में, कहाँ कहाँ हेल्थ की क्या इस पे भी कुछ आप लोगों ने कुछ गौर किया? या देखिए, हेल्थ की कंडीशन बहुत बुरी है। अब इस पे 2 का एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट है कि डॉक्टर यहाँ से जा नहीं रहे। दूसरा एस्पेक्ट है कि अगर डॉक्टर जा रहे हैं तो उनके रहने की कोई सुविधाजनक जगह नहीं है। ये भी हम वो ह्यूमन एस्पेक्ट है ना, टीचर्स के लिए रहने ह्यूमन कोई रिस्पेक्टेबल जगह नहीं है रहने की। इसलिए हमने जब 2012 का कांग्रेस का घोषणा पत्र लिखा था, उसमें हमने स्पेशली बनाया था कि हम स्मार्ट कॉलोनीज बनाएंगे, जिन कॉलोनीज में हम टीचर्स के और इस तरह के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके रहने की जगह बनाएंगे। तो हमने पिछले 25 साल में तो बनाई नहीं है। अब हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि तू डॉक्टर है और तूने 1 करोड़ रुपए के दे के पढ़ाई करी है, अब तू जा पोखड़ा में और ढूंढ ले कोई कमरा और कहीं उसके किसी के गौशाला में रहे, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए डॉक्टर भाग जा रहे हैं। हमने पिछले 25 साल में कुछ इनोवेटिव नहीं किया। मैंने कहा कि नहीं, यूपी को ही कॉपी कर रहे हैं। क्या हमने कोई हेल्थ को लेकर कोई इनोवेटिव करने का आइडिया निकाला? नहीं निकाला। हमने टीचिंग के लिए कोई इनोवेट, जैसे मेरे दिमाग में 2 आइडियाज हमेशा काम करते हैं। पहला कि अगर हम हेल्थ को लेकर देखें तो बड़े पैमाने पे आप देखेंगे कि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जरूरत मुश्किल से 10% या उससे भी कम कंडीशन में पड़ती है। उससे पहले की जरूरत खांसी, जुकाम, ये वो सब फार्मासिस्ट लेवल पे निपट जाता है। क्या हमने इंटरमीडिएट डॉक्टर, यानी डॉक्टर और नर्स के बीच में कोई डॉक्टर बनाने का प्रयास किया है? जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, वो नहीं किया है। टीचर हम यहाँ से भेज रहे हैं। मेरे को अभी एक टीचर मिले, भाई साहब सैनी हैं, 40-42 साल के, अभी नौकरी लगी है उनकी। अब वो हरिद्वार का, वो कह रहा है जी मैं क्या करूँ, ना उसकी भाषा बच्चों को समझ आ रही, ना बच्चों को उसकी भाषा समझ नहीं आ रही, कनेक्टिविटी और ठंड में वहाँ उस गाँव में रह रहा है। उस गाँव में वो ठंड में रह रहा है। अब दिक्कत क्या हो रही है, रसाल दीवा के नीचे का गाँव है, वहाँ वो रह रहा है। मेरे दिमाग में एक आइडिया, बहुत दिन से मैं इस बात को कहता हूँ कि प्राथमिक विद्यालय में, क्योंकि मैं सर्व शिक्षा अभियान में राष्ट्रीय सलाह कर रहा हूँ, प्राथमिक विद्यालय में हमको MSc BEd की जरूरत क्या है? वो तो 12वीं वाला भी कर देगा। तो अगर हम ऐसा करें कि ब्लॉक कैडर बना दें और वो ब्लॉक कैडर में 12वीं पास लड़का लड़की जो भी है उसी ब्लॉक का, जिसको पहले दिन बता दिया जाए कि बेटा तुझे नौकरी तो मिल रही है, तू इसी यहाँ का मूल निवासी है, तू ये जिंदगी भर इस ब्लॉक से बाहर नहीं जाएगा, तुझे नौकरी करनी है तो कर, ब्लॉक कैडर। और इन 5 सालों में उसको जो पहले जाए, उसको अगले 5 साल तक किसी सीनियर टीचर के अंडर में इंटर्नशिप कराई जाए, उनके साथ रहे, प्रोबेशन पे रहे 5 साल, और अलग अलग राज्यों में उसको भेजा जाए 1-1 महीने के लिए, साल भर में, ताकि एक्सपोजर मिले। अभी बहुत सारे टीचर्स को एक्सपोजर 0 है, तो एक्सपोजर मिले, दूसरी जगह कैसे पढ़ा रहे हैं, दूसरी चीजें कैसी हैं, वो सब पढ़े। तो इनोवेटिव हमने कुछ नहीं किया, ना हेल्थ को लेकर किया, ना एजुकेशन को लेकर किया। हमने वही यूपी वाला मॉडल यहाँ अडॉप्ट कर दिया कि भाई कुछ डॉक्टर होंगे जो MBBS होंगे, उनको हम गाँव पोखड़ा में भेजेंगे और उसके रहने की व्यवस्था नहीं होगी, और टीचर के रहने की व्यवस्था नहीं होगी, और पाठ्यक्रम भी पहाड़ के अनुकूल बना। एक और एस्पेक्ट में, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मैं एक बार ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के एक असेसमेंट में था, निपा की तरफ से। एक गांव में गए, वो लेडी दलित परिवार से थी, वो कह रही मुझे गांव वाले घर नहीं दे रहे भाई, मुझे गांव में कोई घर नहीं दे रहा, क्योंकि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम भी है। अभी की बार मैंने लगातार लोगों को कहा कि आप स्कूल की ओनरशिप लीजिए, स्कूल हमारा है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और टीचर से पूछे भाई तुझे कोई समस्या तो नहीं है। मेरे ख्याल से संविधान के जो वो संशोधन हुआ था, उसमें जो 73-74 में, उसमें ये उल्लेख है कि गांव के स्कूल अपने ले। नहीं, वो तो है उसमें। उसके अलावा भी जो सर्व शिक्षा अभियान बना था, मैं उसकी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और ग्राउंड शिक्षा समिति देखता था, मैं उसका नेशनल एडवाइजर था। वहाँ भी ये था कि आप स्कूल ओनरशिप, गाँव के लोग ओनरशिप ले, इसलिए ग्राम शिक्षा समिति आती। अब उसको इन्होंने नया जो समग्र शिक्षा में है, उसको ग्राम शिक्षा समितियों को हटाकर
पेरेंट टीचर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बना दिया, और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में वही लोग हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। अक्सर वो गरीब गुरबे ही हैं। पहले ग्राम शिक्षा समिति में थोड़ा बड़े लोग भी होते थे, उम्रदराज लोग होते थे, जिनके बच्चे बड़े हो, जो थोड़ा पैसे वैसे भी होते थे, तो वो तो टीचर उचर का ध्यान रखते थे। तो मैं इस बार लोगों को ये कह के आया गाँव में कि भाई आप कम से कम 3-4 महीने में एक बार हॉस्पिटल जाओ, उसको देख के आओ कि उसमें पानी है कि नहीं है, टॉयलेट है कि नहीं है, डॉक्टर है कि नहीं है, डॉक्टर को कोई समस्या तो नहीं है। जब आज आप डॉक्टर को और हॉस्पिटल को देखोगे, तो जब तुम्हें समस्या होगी तो लोग तुम्हें वो भी तुम्हें तो ऐसा कोई इनोवेटिव हमने आइडिया नहीं बनाया, और ये बना दिया है कि सरकार वर्सेस जनता, दोनों एक दूसरे के खिलाफ, दो पक्ष हो गए, दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े। जनता कह रही है वो खराब है, उनसे विरोध तो कह रहे जनता खराब है, दोनों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसको खत्म करने के लिए हमने कुछ इनोवेटिव नहीं किया। तो अब इन समस्याओं का समाधान क्या है? इन समस्याओं का समाधान यही कि कुछ इनोवेटिव आइडियाज निकाला जाए, कुछ इनोवेटिव लोगों को लीडरशिप में लाया जाए। जैसे मैंने ये 2 एग्जांपल आपको दे दिए हैं ये करने के लिए। मैंने पीडब्ल्यूडी वाला एग्जांपल आपको बता दिया है कि भाई पीडब्ल्यूडी को विशेष भत्ता दिया जाए। पहले मेट होते थे ना, कुछ दूरी खत्म कर दिए गए, वो सिस्टम बना दिया जाए, कुछ दूरी दी जाए। भाई इतनी दूरी के अंदर आपने चलते रहना है, पत्थर आ रहा है तो उसको देखना है, झाड़ियाँ काटनी है, तो उससे बहुत सारे एक्सीडेंट बचेंगे। बल्कि गैंगमैन भी नहीं हो रहे हैं। अब तो गैंगमैन होते नहीं, पहले गैंगमैन होते थे, अब गैंगमैन सब खत्म कर दिए गए। वो दोबारा से रिवाइव करने की जरूरत है। वन पंचायतों को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। ग्राम सभाओं को ताकत देने की जरूरत है। वन पंचायतों के सरपंचों को कुछ पैसा दिए जाने की जरूरत है। ग्राम प्रधानों को पैसा दिए जाने की जरूरत है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ग्राम प्रधानों को पैसा मत दो, मैं उसके पक्ष में हूँ, क्योंकि कई बार ग्राम प्रधानों को हमने बैठकों में बुलाया, वो नहीं आते और उनका कहना था यार 200 रुपये 250 रुपये कहाँ से लाए हम, क्योंकि उनके पास कोई पैसा है नहीं, अमीर है नहीं। वो ये कहें कि हम पहाड़ों में, आप जानते हो कि व्यापार कितनों के पास कितनों के पास धंधा है, तो वो अपनी जेब से कहाँ से पैसे लेके आए। तो उनको कुछ पैसा दिया जाना चाहिए, और उनको पैसा देते हुए मॉनिटरिंग बहुत टफ की जानी चाहिए। वही बहुत मॉनिटरिंग टफ की जानी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी तो, और ट्रांसपेरेंसी की जानी चाहिए, जनता को बताया जाना चाहिए कि ये किया जा सकता है, यही उसका सोल्यूशन है। भूखंडी जी, पहाड़ में एक बड़ी समस्या नशे को लेकर भी है। मतलब छोटे नवयुवकों से लेकर और बुजुर्ग तक नशे की गिरफ्त में है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया वहाँ कि नशा क्यों है और कैसे पहुंचा है? ये देखिए, पहाड़ी समाज को इस बारे में सोचना चाहिए। स्थिति हो गई कि आज हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, पहाड़ी बड़े गर्व महसूस करते हैं इस बात में कहने में, हिंदू कहने पे, और इसी आधार पर आजकल वोट भी दे रहे हैं। लेकिन जो गणेश पूजा है, जिसमें हम सबसे पवित्र कार्य कर रहे हैं, शादी ब्याह का, घर में सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं, उसमें भी शराब परोसी। तो शराब परोसना आजकल गर्व की बात हो गई है। हम कह रहे हैं कि वो गर्व नहीं, वो शर्म की बात है। और जब गर्भ में शराब परोसी जा रही है और वहाँ अनेक तरह के कुरकुरे, क्या बोलते हैं, खाने पीने की चीज रखी जा रही है, तो जो गांव का युवा है, जो बच्चे हैं, उनको लग रहा है शायद ये इतनी बड़ी चीज है कि मतलब मैसेज गलत जा रहा है, और वो उसकी तरफ एक्साइटेड हो रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात है कि बड़े पैमाने पर ये कहा गया है कि भाई स्कूलों के आसपास 100 मीटर के दायरे में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू नहीं बिकना चाहिए। मैंने पर्वतीय क्षेत्र में देखा कि स्कूलों के बाहर ही बिक रहा है, जिससे बच्चे एक्साइटेड वो हो रहे हैं। वो गुटखा वुटखा जो होता है, बहुत सारी चीज चारों तरफ पाउच पड़े हुए आपको मिल जाएंगे, उसको लेकर। एक और तीसरी चीज हो रही है कि जिस बड़े पैमाने पर दुकानें खुली हैं शराब की, और शराब की दुकानों के अलावा जो अनधिकृत बिक रही है गांव के अंदर, जो लोग लाके बेच रहे हैं, फौजी लोगों ने पहले बेचना शुरू करा, अब अन्य लोग भी बेच रहे हैं। इन सब पर रोक लगाने के लिए निसंदेह सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन सरकार सारे काम नहीं कर सकती। ये तो समाज को खुद उठना पड़ेगा, समाज के उन जागरूक लोगों को उठना पड़ेगा। हमने इस यात्रा के दौरान गांव के औरतों से स्पेशल तौर पर कहा कि जिसके घर में भी सार्वजनिक शराब पी जा रही है, सार्वजनिक आयोजनों में शराब पिया जा रहा है, उसके घर का बहिष्कार करो। हम नहीं आते तुम्हारे घर रोटी बनाने के लिए, हम नहीं आते तुम्हारे घर खाना खाने के लिए, हम नहीं आएंगे तुम्हारे कार्यक्रम में अगर तुमने शराब परोसी तो। हम कह रहे हैं कि जब एक बार डिमांड कम हो जाएगी तो बच्चे जो एक्साइटेड होंगे वो नहीं होंगे। अब जिसने पीना है वो कहीं कोलन जाके, वो कहीं बुज्जिया में जाके, नदी में जाके पी ले, और वहीं चाहे वो जहर खा ले, लेकिन वो कम से कम सार्वजनिक तौर पर न पिए। और उसको हमने कहा कि उस पर गर्व मत महसूस करो। नशा करना, वो खैनी खाना, गुटखा खाना, इसको गर्व मत महसूस करो, इसमें शर्म की महसूस करो। और जब सामाजिक तौर पर इसमें शर्म का पुट आएगा, और ये हमारे समाज को उठना पड़ेगा, इसके लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, ये सामाजिक आंदोलन किया, मतलब ये सामाजिक सहभागिता, का, और इसका नेतृत्व कहीं ना कहीं महिलाओं को, अध्यापकों को, बुजुर्गों को करने की जरूरत है। एक बार मैं एक प्रधान जी थे यहाँ, ये रुपिन सुपिन नदी जहाँ से टॉन्स आती है, वहाँ के बहुत पुरानी बात है, हम लोग वनाधिकार आंदोलन करते थे, ये बात है 96-97 में।
उनके गांव ने सामूहिक तौर पर तय किया कि गांव के सार्वजनिक कार्यक्रमों में कोई शराब नहीं परोसी जाएगी और गांव में कोई शराब पी के नहीं आएगा। तो मैंने 6 महीने बाद मिले, मैंने कहा प्रधान जी क्या हुआ? कह रहे यार 2 बार तो मैं ही पकड़ा गया। कह रहे 2 बार मैं ही पी के चला गया, पर दोनों बार कह रहे मैंने फाइन दिया। ये वो बुजुर्ग आदमी थे, उनकी एक खासियत थी, उन्होंने कह रहे मैंने दोनों बार फाइन दिया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर हमें शराब को लेकर एक निंदा करनी चाहिए लोगों की, और जो गर्व कर रहे हैं उस गर्व को खत्म करना चाहिए। एक और चीज, जो राजनीतिक नेता है हमारे, जो अपने आपको तथाकथित धर्म गुरु, आध्यात्मिक गुरु ये कह रहे हैं, ये सारे के सारे चुनाव में शराब बांट रहे हैं। बिल्कुल, इनको शर्म करनी चाहिए, और समाज ही इनकी तरफ शर्म के उससे देखेगा कि भैया तू तो बड़ा अपने आप को वो कहता है कि भाईचारा ये वो XYZ और शराब बांट रहा है। शराब के बिना तो वोट देते ही नहीं कोई। नहीं, लोग, मैंने अभी गांव वालों लोगों से बोला, जब गांव वाले लोग बोलते हैं ना कि जे हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है, हमारे गांव में ये दिक्कत है, तो मैं बोलता हूँ कि आप अपना जो बूथ नंबर बताइए, मैं फॉर्म 20 निकालूंगा और बता दूंगा पिछले 5 चुनाव में आपने वोट किस बारे में दिया है। आपने वोट किसी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर दिया है तो ठीक है, और वोट दिया है जलेबी खा के, समोसे खा के, दारू पी के, मुर्गे खा के, तो फिर बिल्कुल मामला खत्म है। तो ये सामाजिक चेतना की जरूरत। देखिए मैं एक और चीज बताऊं आपको, राजनीति में 3 तरह के राजनीति भारत में आज की डेट में चल रही है। एक राजनीति वो चल रही है जो आपको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, XYZ नाम से डरा रहे हैं और डरा के वोट ले रहे हैं। एक आपको डरा रहे हैं कि मैं गुंडा हूँ, बदमाश हूँ, भाई मुझे वोट नहीं दोगे, बाहुबली वाला, जो बिहार में, हमारे यहाँ तो नहीं है, बिहार में बहुत है। और तीसरा है कि जो समाज में चेतना फैला रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि भाई समाज चेतेगा तब वो हमें वोट देगा। आज स्थिति है कि पहले वाले को कोई पूछ नहीं रहा, और सारी लड़ाई पहले दूसरे और तीसरे के बीच में चल रही है। जो चेतना को छोड़ चुके हैं। अब बाहुबली, चाहे वो डरा रहा है, चाहे वो बाहुबली डरा रहा है, चाहे वो धर्म और जाति के नाम पे डरा रहा है, उन दोनों के बीच में संघर्ष है, वही पहला नंबर दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, इसको छोड़ दिया। तो ये चेतना समाज के अंदर से आएगी, उन लोगों की से आएगी जो विक्टिम है, जिनका बेटा शराब पी रहा है, जिनका पति शराब पी रहा है, जिनके परिवार खत्म हो रहे हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए उनको आगे। अच्छा, ये एक और समस्या है जो पलायन हो रहा है। पलायन का मूल कारणों में से एक प्रमुख कारण बेरोजगारी भी है। पहाड़ से जो पहाड़ का जवानी और पानी वाला जो मुद्दा है वो आज भी यथावत है। शायद हम लोगों ने भी पलायन जब किया था तब भी वही मुद्दा था और आज भी वही है। तो उसका समाधान क्या है? एक समाधान तो अभी केंद्रीय योजना है मनरेगा, जो ग्रामीण रोजगार योजना है, गारंटी योजना है, वो एक बहुत बड़ा समाधान हो सकता है। क्योंकि मैंने जो असेसमेंट किया, उस असेसमेंट में जो उत्तराखंड सरकार का जो आंकड़ा बता रहा है कि लगभग 20 से 25 दिन का रोजगार लोगों को मिल रहा है। हाँ, इतना ही मिलता है, इससे ज्यादा मिल नहीं रहा है 100 दिन के हिसाब से, यानी कि 2 से 2,500 रुपए मिल रहे हैं। अगर 100 दिन की गारंटी दी जाए, 100 दिन में 250 रुपए के हिसाब से 25,000 रुपए की गारंटी मिल जाए, तो मैं बोल रहा हूँ कि कितने लोग 10 से 15,000 रुपए महानगरों में कमाने वाले 25,000 रुपए सालाना बचा रहे हैं। बिल्कुल, अपने घर में और स्वस्थ हवा, और सिर्फ 100 दिन में। बिल्कुल। उसके बाद 265 दिन बचते हैं उसके पास। उन 265 दिन में वो अपने घर में खेती बाड़ी करे, बकरी पाले, गांव में कुछ और काम करे, कुछ ना कुछ करेगा ही, आदमी खाली नहीं बैठेगा। बिल्कुल। तो 100 दिन के रोजगार में उसको 25,000 रुपए मिल रहे हैं, और अगर पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं तो 50,000 रुपए मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उसको न्यूनतम आय की गारंटी दे दी जाए कि वे मनरेगा में तुझे 100 दिन के रोजगार की गारंटी देनी चाहिए। अब कई लोगों का कहना है कि यार मनरेगा में लोग काम नहीं करते, ये लोगों के दिमाग में रहा भ्रष्टाचार है। इस देश में तो ये बहुत आसान है बोलना भ्रष्टाचार है। हम ये कह रहे हैं कि सवाल भ्रष्टाचार का नहीं है, सवाल ये है कि वो रूरल इकोनॉमी चलने का है। बिल्कुल। 25,000 रुपया अगर उसकी में आएगा, तो मैंने बल्कि चौबट्टा काल में ड्राइवरों से और ये जो दुकानदारों से जब बात करते हुए, मैंने एक संवाद करते हुए मैंने उनको बोला कि जब ग्रामीणों के जेब में पैसा आएगा तो वो पैसा तुम्हारी गाड़ियों में खर्च होगा, तुम्हारी गाड़ियां भी तभी चलेंगी, वो पैसा तुम्हारी दुकानों में खर्च होगा, तभी वो, यानी कि रूरल इकोनॉमी पूरी की पूरी चलेगी। तो अगर आपने बच्चों को स्कॉलरशिप दे दी, आपने डिग्री कॉलेज के बच्चों को पैसे दे दिए ताकि वो रहें वहाँ पे, वहीं खर्च करेंगे, आपने मनरेगा में पैसे दे दिए, आपने जो खेत में हल चलाने के पैसे दे दिए, तो क्या होगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कुछ पैसा बाहर से आएगा। हाँ, एक सर्किल चलेगा, और एक सर्किल चलेगा और वो वहीं खर्च होगा। उसे गाड़ियां, अब अभी क्या हो रहा है कि गाड़ी वाले से बोलो यार तू चलता क्यों नहीं है, वो कह रहा भाई साहब सवारी नहीं मिल रही। लोगों की जेब में पैसे नहीं है तो वो जा नहीं रहे हैं। तो जब लोगों की जेब में पैसे होंगे तो गाड़ियां भी ज्यादा चलेंगी। जब लोगों की जेब में पैसे होंगे तो डेफिनेटली निजी जो, चलो पहले तो सरकारी हॉस्पिटल डॉक्टर वहाँ रहेगा, नहीं तो कम से कम निजी प्रैक्टिशनर तो वहाँ कम से कम रहेगा, कम से कम रहेंगे। उसके अलावा जब लोगों की जेब में पैसा आएगा तो अपने घर ठीक करेंगे, तो टीचर्स के रहने की जगह बनेगी। ये पूरा का पूरा एक साइकिल है जो पूरा होता है। तो मनरेगा, लेकिन स्थिति है कि आज मनरेगा में, अच्छा मनरेगा जब बना था, चूंकि मैं उस टाइम रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में था, तो मनरेगा जिस वक्त बना था
उस वक्त ये कहा गया था कि जब लोगों के पास काम ना हो तब उनके लिए काम की व्यवस्था की जाए। आज कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट ये है, लेकिन अब बिल्कुल अब ऑपोजिट ये हो गया कि जब आपके घरों में खेत में भी काम है तब काम आ रहा है, जब खेत में भी काम है तब काम आ रहा है। पर फिर भी उसको थोड़ा सा व्यवस्थित किया जाए और वो 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाए। मैं तो उसको कह रहा हूँ कि मैं अगर कभी शक्ति पावरफुल होता तो मैं उसको 200 दिन की गारंटी देता, और वो 200 दिन की गारंटी पहले तो पूरे देश में दी जाने की कुछ लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मिनिमम एक जो समुद्र तल से ऊंचाई को अगर हम मान लें तो 1000 मीटर से ऊपर के क्षेत्र में जहां हरे पेड़ों के कटान पर रोक है वहां पर 200 दिन की दिहाड़ी देनी चाहिए, और उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गाँव के अंदर 200 दिन लोगों को काम मिले, उनको पैसा उनकी जेब में जाए, और वो पैसा उनको सीधे सीधे खेत में काम करने का मिलना चाहिए, गांव के आसपास झाड़ी काटने का मिलना चाहिए, अपने जो मेड़बंदी करने का, भीड़े चिनने का वो आना चाहिए, चाल खाल को नहीं, अपने खेतों में काम करने का, क्योंकि बहुत सारे जो उनके भीड़े टूट रहे हैं वो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से, इरेटिक रेन्स की वजह से, तो वो कहीं ना कहीं खत्म होगा और उससे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चलेगी, उससे पूरा का पूरा हिमालय बसेगा, और हिमालय तभी बसेगा जब हिमालय तभी बचेगा जब वो बसेगा, गांव तभी बचेंगे जब गांव बसेंगे, अदरवाइज बाकी सब कुछ फालतू की बात है। तो मनरेगा को लेकर मेरा क्लियर कट स्टैंड है कि मनरेगा को स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, मनरेगा को ईमानदारी के साथ लागू किया जाना चाहिए और 100 दिन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अगर 100 दिन सुनिश्चित नहीं हो रहा तो जो अधिकारी उसके लिए जिम्मेवार है उस अधिकारी के पैसे काटे जाने चाहिए, वरना मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि अगर 25 दिन काम मिल रहा है तो बाकी के 75 दिन के हमारे काम के पैसे कौन चोरी कर रहा है? वो लैप्स हो रहे हैं, वो चोरी कौन लैप्स हो रहे हैं? इसी तरह से मिड डे मील का मामला है, इसी तरह से आंगनवाड़ी के जो पैसा आ रहा है वो सारा का सारा लैप्स हो रहा है, वो तभी जाएगा, वहाँ तभी इस्तेमाल होगा जब लोग रहेंगे, और लोग तभी रहेंगे जब उनको रोजगार दिया जाएगा। तो मनरेगा अभी हमारे पास हाथों में है, केंद्र सरकार की योजना है, उसमें स्टेट को कुछ करना नहीं है, उसको ईमानदारी से लागू कर दो, बाकी योजनाएं बनती रहेंगी। तो प्रेम बहुखंडी जी लगातार उससे पहाड़ों से जुड़े हुए हैं, गांव-गांव जाते हैं, सर्व शिक्षा और कई सरकारी योजनाओं में रहे हैं और नेशनल एडवाइजर रहे हैं। और बहुखंडी जी की ये विडंबना ये है कि बहुखंडी जी की जो योग्यता है, जो उनके अनुभव हैं, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कभी इस तरफ देखा नहीं है, और ये बड़े विषय से समाजशास्त्री हैं और एक विजनरी आदमी हैं, और ये विडंबना यही है कि हमारे पहाड़ में, हमारी अपने उत्तराखंड में ही अपने ऐसे लोगों की कद्र नहीं है। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर प्रेम बहुखंडी गांव से जुड़े हुए हैं, गांव बसाओ, गांव जीवन बचाओ यात्रा चला रहे हैं, और भी बहुत सारे आंदोलनों में जुड़े रहे हैं। राज्य आंदोलन में भी जेल में गए हैं, उन्होंने उस वेदना को झेला है, पहाड़ की पीड़ा को समझा है और आज भी समझ रहे हैं, और उम्र के इस पड़ाव में भी वो यहाँ से जुड़े हुए हैं और पहाड़ से जुड़े हुए हैं। यहाँ के मुद्दों को जीवित रखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, मुद्दे ही नहीं उठाते, समाधान भी दे रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि प्रेम बहुखंडी जी जैसे बुद्धिजीवियों और विजनरी लोगों का वो दे। हम चौखंबा में हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसे ही समाज से जुड़े हुए, पहाड़ के मूलभूत मुद्दों से जुड़े हुए समस्याओं को उठाएं और उनका समाधान भी ढूंढें, और एक जनता और सरकार के बीच जो ये पक्ष विपक्ष की खाई हो गई, जैसे बहुखंडी जी ने कहा है, कि उसको पाटने का काम करे, एक ब्रिज बनाने का काम करे। बहुखंडी जी हमारे साथ आए और उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।